कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैंसर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। हमने कैंसर को समझ के जीतना है, ये नहीं कि बाय चांस हम जीत गए, हमको समझ के उसको जीतना है, ये हमारा मोटो है। Hi, welcome to हर कहानी। In honor of Breast Cancer Awareness Month, हर कहानी आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल एपिसोड। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इन डेप्थ जाके बात करेंगे। प्रिवेंशन, कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट प्लान एक्सेट्रा, वी विल कवर एवरीथिंग विथ अ वेरी रिमार्केबल वुमेन जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैंसर को डेडिकेट कर दी, कैंसर अवेयरनेस को डेडिकेट कर दी। शी इज़ द डायरेक्टर रिसोर्सेज इन इंडियन कैंसर सोसाइटी एंड अ करेजियस ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर herself. Please join in welcoming Mrs. Rekha Gulabani. Welcome to हर कहानी मैम। Thank you for connecting with us today. नमस्ते। So मैम, ब्रेस्ट कैंसर एक लीडिंग कैंसर है ग्लोबली वुमेन में, एंड बहुत सारे अभी भी हमारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है, इंफॉर्मेशन का बहुत अभाव है। और जब आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, उस टाइम कैसे सिचुएशन थी? देखिए, अब तो सिचुएशन उस समय से बहुत ही बेहतर है। मेरा डायग्नोस हुआ था 97 में, तो समझो ऑलमोस्ट 26 साल हो गए इस बात को। अवेयरनेस की कमी थी, और आज की डेट में भी जितनी भी औरतों को कैंसर होता है उसमें से 27% औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। 100 में से 27 को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, एक बड़ा कारण, वो है अवेयरनेस की कमी। लोगों में जागरूकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको ये नहीं पता कि किन कारणों से कैंसर हो सकता है, उनको कैसे रोका जाए और उसके लक्षण क्या हैं। और अगर पता भी हो तो एक हमारा कल्चर ब्लॉकेज है कि वो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। टैबू है, बिल्कुल टैबू है, इस पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन उस वक्त तो और भी हालात ख़राब थे, तो इतने साल पहले। लेकिन उस समय जब मुझे अटैक हुआ, क्योंकि मुझे ज्ञान था कि शायद मुझे कैंसर है, मगर और लोगों की तरह मैंने भी सोचा कि कैंसर का मतलब मौत है, तो इलाज करवाने से क्या फ़ायदा, और घर वालों को बता के दुखी करने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं चुप रही और मैंने सोचा किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 3 साल के बाद जब मेरे हालात बहुत बिगड़ गए, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे बताना पड़ा। जब अस्पताल गए तो उस समय डॉक्टर को पहला शक यही हुआ कि अब 3 साल हो गए तो कैंसर तो शायद फैल ही गया होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, मेरा कैंसर कहीं फैला नहीं था, एक ही जगह पर था। लेकिन वो मेरी बहुत भारी गलती थी, और मैं सारी औरतों से ये प्रार्थना करूँगी कि वो किसी भी बात को इग्नोर ना करें। ज़रा सा भी कुछ एबनॉर्मल है, असामान्य है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। करेक्ट। तो मैम, जब आपने इसको इग्नोर किया 1-2 साल एंड फिर आपने इसका ट्रीटमेंट लिया, तो मैम जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी कैंसर जैसे कोई बीमारी होती है तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको स्ट्रेन आता है, मेंटली आता है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करता है। इसमें हम इस टाइम पे हमारे लिए फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। आपके टाइम में आपकी फैमिली और आपके हस्बैंड का कितना इन्वॉल्वमेंट, कितना सपोर्ट रहा है आपकी जर्नी में? मैं समझती हूँ कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास सारी वो बातें थी जिनसे कैंसर से लड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी बात थी कि मेरे परिवार का बहुत ही सपोर्ट था, चाहे वो मेरे ससुराल की तरफ से हो या मेरे अपने भाई बहनों की तरफ से हो, कहीं से मुझे सपोर्ट की कमी नहीं थी। दूसरा, अस्पताल घर से पास था और एम्स के बेस्ट डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ। और उससे ज़्यादा बात थी कि मैं खुद एक फाइटर स्पिरिट हूँ, और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी, टू राइज लाइक ए फिनिक्स आउट ऑफ एशेस, कि आप राख भी हो जाओ तो उसमें से निकल के दिखाओ। और मेरी फाइटिंग स्पिरिट है कि अगर मैं नीचे भी गिर जाऊं तो मुझे लगता है मुझे कोशिश करनी है उसमें से उठ के आने की, और अगर भगवान की कृपा होती है तो हो ही जाता है। कम से कम हमारी कर्म में कमी नहीं होनी चाहिए। कर्म करो, फल ईश्वर पे छोड़ दो।
आई थिंक दैट्स द राइट एटीट्यूड टू कैरी इन लाइफ इन जनरल भी, एंड स्पेशली अगर आपको कुछ इस टाइप की डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा। और फैमिली का सपोर्ट जो है आपको इमोशनली और उठा लेता है। अगर आप हिम्मत करते हो लेकिन फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, ख़ास तौर पे अगर आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस जो भी हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो आदमी का आधा हौसला तो वैसे ही टूट जाता है। लेकिन जब आपको परिवार महसूस कराता है कि आप बहुत लव्ड हो, आप बहुत वांटेड हो, तो आपका और भी हौसला होता है और फिर जीने की इच्छा बढ़ती है, तो आप जीने की कोशिश भी करते हो। हाँ, एंड आप उसी स्ट्रेंथ से लड़ने की कोशिश करते हो कैंसर से, क्योंकि आई हैव टू कम बैक फॉर माय फैमिली। तो मैं जितने भी केयर गिवर्स हैं, अगर कोई कैंसर का मरीज़ है, चाहे किसी भी कैंसर से जूझ रहा है, तो परिवार का बहुत बड़ा हाथ है कि उसके मोरल को ऊंचा रखना, उसके हौसले को बुलंद रखना, उसको ये एहसास दिलाना कि वो एक परिवार का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये बात उसके हौसले को और बुलंद करता है, उसके विल पावर को बढ़ाता है और वो फिर लड़ सकता है। और मुझे लगता है विल पावर बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है इससे लड़ने के लिए। और अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको शायद पता हो कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस यूरोप में, अमेरिका में इंडिया के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, लेकिन मौतें इंडिया में ज़्यादा होती हैं, या एशियन कंट्रीज़ में, सिर्फ इंडिया नहीं, सारी एशियन कंट्रीज़ में। कारण क्या है कि वहाँ लोगों में अवेयरनेस है, वो समय पे जाके इलाज करवाते हैं और अपनी ब्रेस्ट भी बचा लेते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन से न केवल इस बात की गारंटी है कि आप 100% कैंसर फ्री हो जाओगे, रिकरेंस नहीं होगी, बल्कि आपकी ब्रेस्ट भी बच जाएगी और आपकी कीमो भी कम लगेगी, रेडिएशन कम लगेगी। ये कम लगेगा तो आपका टाइम भी इलाज में कम लगेगा, ये कम लगेगा तो आपका इलाज का खर्चा भी कम लगेगा। तो ये जब इतने फ़ायदे हैं तो क्यों सच्चाई से भागना, क्यों ना आपको जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ लेना, ताकि वो आप पूरी तरह कैंसर मुक्त भी हो सको, अपना अंग भी बचा सको और इलाज भी खर्च हो और आपको विश्वास हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैम, आपने अर्ली डिटेक्शन की बात की है, तो डेफिनेटली किसी भी टाइप के कैंसर के लिए अर्ली डिटेक्शन तो बहुत बेनिफिशियल होता है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली डिटेक्शन के लिए वुमेन को स्पेशली किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो तुरंत इमीडिएट उसको डिटेक्ट करे, समझे कि ये एक ब्रेस्ट कैंसर है और अभी अभी हमें इसे जाके डायग्नोस कराना है प्रॉपर्ली क्लिनिकली, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जनता में सबको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से, एक कारण तो किसी को भी नहीं पता, डॉक्टर को भी नहीं पता कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। जिनको होना है वो हो जाता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ने बताया है कि बहुत से हालात ऐसे हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत बढ़ जाती। जैसे देर तक शादी ना होना, बच्चा पैदा ना होना, लेट मैरिजेस। तो क्योंकि भगवान ने ये शरीर बनाया है और एक लड़की मैरिजेबल होती है आफ्टर द एज ऑफ 22-23, और उसके बाद वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये शरीर की ज़रूरत है, बायोलॉजिकल नीड है। और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम पहला बच्चा तो 30 साल से पहले हो जाना चाहिए, ताकि हमारी बायोलॉजिकल रिकवरी हो। और दूसरा ये है कि जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराते, उनको में भी स्तन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जिनकी फैमिली में, खास तौर से माँ की तरफ से, अगर माँ की तरफ से आपकी संभावना 20% है ब्रेस्ट कैंसर होने की, तो फादर की तरफ से जैसे बुआ दादी वगैरह को हो तो 10% है। आम जनता से थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो आपको और भी अलर्ट रहना है। मतलब फैमिली हिस्ट्री भी इसमें काफ़ी, हाँ, हालांकि ये सिर्फ 5 to 10% है। जितने भी मरीज आते हैं 5 to 10% हेरिटरी हैं, 95% जो है वो स्पोरेडिक केसेस हैं, तो उनकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, फिर भी उनको हुआ है। दूसरा, सिगरेट, शराब, ये भी ब्रेस्ट कैंसर में आ जाते हैं। उसके अलावा जो है, आपने अपनी सफाई का ध्यान रखना है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अंडर ब्रा पहनते हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, उससे नहीं होता। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाने से भी कैंसर नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि FNAC करवाओ तो उससे कैंसर फैल जाता है, ऐसा नहीं है। FNAC बड़ा सेफ टेस्ट है। उसके अलावा लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो गया और फिर उसके बाद उसका बच्चा ही नहीं हो सकता, इस डर से भी वो सामने नहीं आते। ऐसा नहीं है, अगर, क्योंकि यूट्रस तो है इंसान का, तो ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद अगर वो अपने रिप्रोडक्टिव एरिया, उसका भी फर्टाइल एज चल रही है, तो वो कंसीव कर सकती है। लोग ये सोचते हैं अगर बच्चा होगा तो बीमार होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे सबके बच्चे होते हैं, बीमार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुदरत की बात है, ऐसा नहीं है। वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है, जो उसकी ब्रेस्ट बच गई उसके साथ वो करवा सकती है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। इन सारी बातों अगर औरत ध्यान रखे, उसके अलावा वो हर महीने अपनी ब्रेस्ट को खुद चेक करे।
सेल्फ ब्रेस्ट और एग्जामिनेशन वंस अ मंथ। और उसको सिम्टम पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है। अगर आप कहो तो मैं लक्षण आपको बताऊं। यस मैम, प्लीज आप हमें सिम्टम्स के बारे में इन डिटेल बताइए। मोटे तौर पे हर कोई जानता है कि शरीर के कहीं भी एक गांठ हो, लंप हो, तो वो कैंसर की निशानी हो सकती है। हर लंप कैंसर नहीं होता। 10 लंप होंगे, उसमें से एक कैंसर होगा, 9 कैंसर नहीं होंगे, वो दूसरी तरह के लंप होंगे। और ब्रेस्ट के अंदर बहुत सी गांठें जो घूमती रहती हैं। अगर आप ब्रेस्ट को हाथ लगाते हो और आपको गांठें महसूस होती हैं जो घूमती रहती हैं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो वो कैंसरस नहीं है। अगर वो एक ही जगह पे 3 महीने तक आपको एहसास होता है कि गांठ है, और ख़ास तौर पे पीरियड्स ख़त्म होने के बाद, माहवारी आने से पहले ब्रेस्ट बहुत टाइट हो जाती है और बहुत सी गांठें वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। क्योंकि माहवारी आने से पहले बॉडी सिस्टम जो है वो फर्टिलिटी के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको जब फर्टिलिटी नहीं मिलती तो माहवारी आ जाती है। तो उस टाइम ब्रेस्ट भी उसके लिए तैयारी कर रही होती है अपनी। उस तैयारी में बहुत सारी गांठें होती हैं, और कई तो लेडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर ब्रेस्ट को हम हाथ लगाते हैं तो हमें दर्द होती है, और उस समय ब्रेस्ट टाइट भी हो जाती है। जब माहवारी ख़त्म हो जाती है तो पूरा शरीर जो है वो ढीला पड़ जाता है, ब्रेस्ट भी ढीली पड़ जाती है, और वो जो माहवारी से पहले से बनी हुई गांठें हैं वो सारी डिज़ोल्व हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर कैंसर की गांठ है तो वो जहाँ है वहीं रहेगी। इसलिए हम ये सलाह देते हैं कि माहवारी ख़त्म होने के 4 या 5 या 6 दिन, किसी एक दिन अपनी ब्रेस्ट को अच्छी तरह हर जगह से टटोलो, और ब्रेस्ट के साथ साथ अपनी बगल, आर्मपिट और कंधे के ऊपर, ये सारा हिस्सा, और गले के पास, ये सारे स्तन के हिस्से, ब्रेस्ट के हिस्से। सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं, आपकी बगल भी ब्रेस्ट का हिस्सा है, जो आपकी गर्दन के पास ये जगह है ये भी ब्रेस्ट का हिस्सा है। और जो कंधे का ऊपर का हिस्सा जो है ये भी ब्रेस्ट का हिस्सा है। तो आपने ये ध्यान देना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। गांठ तो एक लक्षण है। इसके अलावा अगर आपका कभी कंधा यहाँ से सूज जाता है, वो ठीक होने का नाम नहीं लेता, तो हो सकता है ब्रेस्ट में कैंसर है, उसकी वजह से कंधा सूजा है। कभी कभी ब्रेस्ट का निप्पल बहुत अंदर चला जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है, वो लेवल पे होना चाहिए। कभी एक्साइटमेंट में वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मली वो लेवल पे रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अंदर चला गया, या बहुत ज़्यादा बाहर लटक गया, या निप्पल की जो चमड़ी है वो छिलने सी लग गई, और आपके ब्रेस्ट का कलर आपको पता होना चाहिए, अपनी चमड़ी का टेक्सचर पता होना चाहिए। अगर सारी ब्रेस्ट में से कोई एक हिस्से के ऊपर आपको लगता है कि चमड़ी सख्त हो गई है, लाल हो गई है, ब्राउन हो गई है, पैच पड़ गया है, हाथ लगाने से सख्त है, या संतरे की तरह उसमें छोटे छोटे छेद हो गए, या डिम्पल पड़ गया, अगर वो चीज़ है और वो परसिस्ट करती है कम से कम 5 वीक्स, क्योंकि ये सारे लक्षण जो है किसी और वजह से भी हो सकते हैं। कैंसर इसलिए भी लोग नहीं पकड़ पाते क्योंकि इसके लक्षण और चीज़ों के भी लक्षण हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि 5 हफ्ते उसको चेक करो, नज़र रखो। अगर वो 5 हफ्ते आपने क्रीम लगाई, सब कुछ किया, मसाज की, वो नहीं जाता, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करो कि कहीं वो कैंसर तो नहीं। तो अगर या तो वो कैंसर होगा या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होगी। अगर वो है तो उसका भी ट्रीटमेंट तो करना है। तो जो भी है, कैंसर नहीं भी है, इलाज तो तब भी करना है। तो उसको इग्नोर आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो, और जिन औरतों की माहवारी बंद हो गई है मेनोपॉज के बाद, वो महीने में 1 दिन रखें जिस दिन वो अपनी ब्रेस्ट को पूरा चेक करें, उसकी चमड़ी भी देखें, दबा के भी देखें, और उसकी शक्ल और चमड़ी का भी ध्यान रखें। और ये कोई भी लक्षण दिखता है उनको तो तुरंत डॉक्टर से जाके टेस्ट कराएं, इग्नोर ना करें। और एक हालात होते हैं, 3 वक्त ऐसे आते हैं औरत के ब्रेस्ट में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। एक तो कोई भी लड़की जब उसकी ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू होती है 10 साल की उम्र से लेकर 18-19 साल तक, 18-19 साल तक आते हैं तो उसका पूरा शरीर बन जाता है, और बनना शुरू होता है 10-11 साल की उम्र से। तो उस समय उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसका शरीर बनना शुरू होता है। वो जो हार्मोन है वो ब्रेस्ट में अपनी जगह ढूंढते हैं। पर आजकल हम बच्चों की फास्ट फूड और डाइट इतनी गलत है, हर चीज़ में मैदा है, तला हुआ है, जो कि शुगर है, जो कि कैंसर की जड़ है, और उसकी वजह से उन हार्मोन्स को जगह नहीं मिलती ब्रेस्ट में, तो सारी बगल में इकट्ठी हो जाती है, और हम ये समझते हैं कैंसर है। 99% वो कैंसर नहीं है। अगर किसी टीनेजर गर्ल की बगल में गांठ है, और ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं, तो 99% वो कैंसर नहीं है, लेकिन 1% वो कैंसर भी हो सकती है। इसलिए इग्नोर फिर भी नहीं करना, टेस्ट करवाना है और डॉक्टर से कंफर्म करवाना है कि कैंसर की वजह से है या हार्मोनल इश्यू से। दूसरा, जब कोई औरत ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, उसको ज़्यादा दूध आता है और बच्चा उतना पीता नहीं है,
तो कई औरतें, पढ़ी लिखी औरतों को तो पता है, वो सक करके दूध को फेंक देते हैं, लेकिन कई लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो अंदर ही रह जाता है या बहने लग जाता है। तो आपको पता है जब वो दूध अंदर सड़ जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ सालों के बाद कैंसर की शक्ल ले लेगा। और कभी कभी वो सारा दूध बगल में इकट्ठा होकर लंप बना देता है, गांठ, और वो दूध की गांठ होती है। 99% वो दूध की गांठ है, वो कैंसर नहीं है। लेकिन 1% इग्नोर मत करो, हो सकता है वो दूध की गांठ हो के कैंसर की ही हो, पर एक बार डॉक्टर से पता करो टेस्ट करवा के कि वो दूध वाली गांठ है कि कैंसर वाली गांठ है। मतलब यही है कि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं तुरंत लंप डिटेक्ट कर रहे हैं या हम जो भी चेंजेस फील कर रहे हैं उसको हमें तुरंत ही जाके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, भले वो कैंसर हो या ना हो, तभी हमें फॉर श्योर पता चलेगा। और तो ये भी देखते हैं कभी कभी एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ी और हार्ड हो जाती है, वो भी कैंसर का सिम्टम है। लेकिन इन हर 20s में आजकल शायद खाने की वजह से, पता नहीं एनवायरनमेंट की पता नहीं है, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम कई जगह पाई गई है कि 20s में लड़कियों की एक ब्रेस्ट हैवी और हार्ड और बड़ी हो जाती है, फिर वो ठीक भी हो जाती है, पर वो कैंसरस नहीं होती ज़्यादातर। मतलब मगर चांसेस है कि वो कैंसर, वो बहुत रेयर चांसेस हैं, हज़ारों में से एक आध होगा, लेकिन 1000 में से 999 ऐसी होंगी जिनकी आजकल की डाइट एनवायरनमेंट की वजह से वो ऐसे हो जाती है ब्रेस्ट 20s में। हालांकि बहुत कम केसेस हैं, मगर रिसेंटली केसेस आए हैं। तो मगर हमेशा ये सोच के मत चलो कि कैंसर नहीं कुछ और है, टेस्ट करके कंफर्म ज़रूर कराना है। थैंक यू। तभी हम इस चीज़ और को अगर हम ध्यान देते हैं तो अर्ली डिटेक्ट होगा, और अर्ली डिटेक्ट में मैंने बताया आप ब्रेस्ट बचा सकते हो। कीमो से बाल गए वापस आ जाएंगे, आपकी हेल्थ गई वापस रीगेन हो जाएगी, सब कुछ हो, लेकिन अंग जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। सो मैम आपको 23 इयर्स हुए हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़े हुए। आपने इन 23 इयर्स में काफ़ी अवेयरनेस, काउंसलिंग और बहुत कुछ काम किया है। आप हमें इंडियन कैंसर सोसाइटी के बारे में बताइए और आपने क्या क्या काम किया है उसके बारे में हमें बताइए। मुझे 20 साल हो गए, 2003 से मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी ज्वाइन की है। इंडियन कैंसर सोसाइटी इंडिया की सबसे पहली सोसाइटी है जो कैंसर के लिए NGO बना था बॉम्बे में, और वो बना था 1951 में, 51 में। लेकिन दिल्ली की हमारी पहली ब्रांच है, दिल्ली में हमारा सबसे पहला NGO है जो बना था। अब तो बहुत सारे NGOs हैं, अब तो कम से कम 45 NGOs हैं दिल्ली के अंदर ही, और हमारी NGO 83 में बनी थी, लेकिन मैंने NGO ज्वाइन किया है 2003 में। तो मुझे 20 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। इंडियन कैंसर सोसाइटी कैंसर को हर तरफ से फाइट करती है, यू नो। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैंसर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। हमने कैंसर को समझ के जीतना है, ये नहीं कि बाय चांस हम जीत गए, हमको समझ के उसको जीतना है, ये हमारा मोटो है। तो कैंसर से लड़ने की पहली बात है प्रिवेंशन, कि कैंसर को रोको जितना हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 20% कैंसर जो होते हैं वो हम रोक सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। तंबाकू सबसे बड़ा कारण है, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का, बट किसी जितने भी हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स का कारण है। अगर तंबाकू ही बंद कर दे इंसान तो 40% कैंसर तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सो इसमें हमारा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा हाँ, हर तरह के, चाहे च्यूइंग टबैको हो या स्मोकिंग टबैको हो, सारे ही खतरनाक हैं। अच्छा, उसके और बल्कि जो उस माहौल में रहता है, जो खुद भी नहीं तंबाकू लेता लेकिन कोई आसपास करता है, उसके धुएं से भी वो इनहेल करता है, तो उसको भी हो सकता है। और अक्सर छोटे बच्चे जो हैं उसकी वजह से उनको अस्थमा हो जाता है, क्योंकि उनके फादर स्मोक कर रहे हैं, माहौल में कोई कर रहा है, लंग्स की बीमारियां लग जाती हैं, लंग का कैंसर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और लाइफस्टाइल, खाने पीने का और डाइट जो है अच्छी। देखो, नॉन वेज में से फिश और चिकन सेफ है, प्रोटीन है, बाकी जितने नॉन वेज हैं उनसे कोई हेल्थ नहीं बनती, वो हेल्थ के दुश्मन है। वो हमें जितने भी रेड मीट है वो हेल्थ के लिए ख़राब है, और वो कैंसर का भी रीज़न बन सकते हैं। इसलिए अगर नॉन वेज खाना है तो चिकन, अंडा, फिश ये ठीक है, बाकी जितने भी नॉन वेज हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। मैदा बहुत कम खाना चाहिए, तला का सबको पता है, पौष्टिक खाना क्या होता है, वो खाना है। फिर वातावरण, ये एनवायरनमेंट के बाद मैं चाहूँगी आप ध्यान से समझें। एनवायरनमेंट के बहुत सारे मतलब हैं। हम एनवायरनमेंट का मतलब ये तो है ही है कि हवा साफ़ होनी चाहिए, है ना। आसपास फैक्ट्रियाँ होंगी तो हवा साफ़ नहीं होती, गंदे नाले हों तो हवा साफ़ नहीं होती, घर में गंदगी हो, आसपास गंदगी हो, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, इसके अलावा और पोल्यूशन होता है। हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर, जहाँ हम काम करते हैं, अगर वहाँ का वातावरण नेगेटिव हो तो वो भी एक पोल्यूशन है।
जो हमारे माइंड को बहुत टेंस करता है। और स्ट्रेस भी कैंसर का एक रीज़न है, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर का। और आजकल औरतों को बहुत स्ट्रेस होता है। पहले औरतें सिर्फ घर चलाती थी और बच्चे पैदा करती थी और बच्चे पालती थी। आज की औरत ने ये तो करना ही है, प्लस उसे जॉब भी करनी है। उसको सिर्फ जॉब नहीं करनी है, उसको जॉब में टॉप पे भी जाना है। उसको सिर्फ यही नहीं करना, उसको मोस्ट ब्यूटीफुल भी दिखना है। उसको सिर्फ यही नहीं करना, उसका बच्चा भी क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। शी हैज़ टू बी द बेस्ट मदर, द बेस्ट वाइफ एंड द बेस्ट वुमन ऑन दिस अर्थ। तो ये सारी बातें उसे बहुत स्ट्रेस देती है। और स्ट्रेस भी ब्रेस्ट कैंसर का एक रीज़न है। लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ मॉडर्न वुमन एंड सर्वाइकल कैंसर इज़ द डिजीज़ ऑफ द वुमन हु इज़ नॉट एजुकेटेड इन द विलेजेस, यू नो। क्योंकि जितनी भी एम्पावर्ड वुमेन है, लेट मैरिज, नो ब्रेस्ट फीडिंग और स्ट्रेस, ऑल दीज थिंग्स दे कंट्रीब्यूट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो। वातावरण आपने सही रखना है। और तीसरा वातावरण है हमारी सोच का। हमें लगता है इसने मुझे ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, मैं तो ये हूँ, अब इसका मैं मुंह सीधा कर दूंगी। हम ग्रजेस भर के रखते हैं, नेगेटिविटी भर के रखते हैं अपने अंदर, वो तीसरा वातावरण है। तो हमारे मन का वातावरण, हमारे दिमाग का वातावरण, हमारे घर का वातावरण और हमारी एनवायरनमेंट का वातावरण सारे शुद्ध होने चाहिए और टेंशन फ्री होने चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है लाइफस्टाइल में। और हमारी हैबिट्स, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट दो। हाँ, और आजकल लोग जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रखते, फिजिकल एक्शन नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, ये नहीं करते, उनको भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेथार्जिक लाइफ नहीं होनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, चाहे आपकी एज ज़्यादा हो तो भी। अब देखो, एज बहुत सारी बीमारियों का कारण है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि एज के साथ आदमी कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। वो बैठ जाते हैं, बच्चे हैं, चलो तुम ये करो वो करो। नहीं, अपना काम खुद करो, चलो फिरो, इसी बहाने आपका शरीर चलता रहेगा, आपके बॉडी की मोबिलिटी बनी रहेगी, आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अगर आप बैठ बैठ के खाओगे आपके जॉइंट जाम हो जाएंगे। तो कैंसर तो एक है ही है बीमारी जो कि जो बैठे रहते हैं उनको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, जैसे सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन बाकी के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के मुकाबले कैंसर बेहतर इसलिए है कि इसका इलाज है और आदमी कैंसर फ्री हो जाता है। लेकिन बाकी के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक बार आ गई, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, वो जब तक जिंदा है हमारी सारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। राइट, इसीलिए सिम्टम्स का पता होना, अर्ली डिटेक्शन के बारे में नॉलेज होना और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये 2-3 की एरियाज है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। और अवेयरनेस के बाद फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि 30 साल के बाद हर इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कैंसर नहीं होगा, वो अपनी स्क्रीनिंग हर साल करवाएं, ये देखने के लिए मुझे कोई बीमारी तो नहीं शुरू हो गई, ताकि किसी भी बीमारी को, कैंसर इंक्लूडिंग, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे पकड़ लें। सो मैम, आप ये जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा हमें और बताएंगे कि स्क्रीनिंग से आपका मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब शरीर की जाँच। इंडियन कैंसर सोसाइटी का कैंसर डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड पर है, जहां हम बड़े नॉमिनल रेट के ऊपर कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं। ये पता चलता है ब्लड के अलावा कि शरीर में किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर, जितने भी अंग हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं या ब्लड में कोई कैंसर तो नहीं है। हम एक्सरे करते हैं ताकि पता चले लंग्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है। हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 4 डॉक्टर होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, सर्जन और जनरल फिजिशियन। और वो उसकी ब्रेस्ट को चेक करते हैं। उससे तो ये डॉक्टर को ज़्यादा पता है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करनी है। और जब वो करते हैं तो उस इंसान को भी पता चल जाता है कि मैंने कैसे करनी है, क्योंकि वो फील कर लेते हैं कि डॉक्टर ने क्या क्या किया था। तो घर जाके वो खुद भी उतना ही दबाव देते हैं, बहुत ज़्यादा भी दबाव नहीं देना और कम भी नहीं देना, तो वो उनको समझ में आ जाता है। और नाक कान गला चेक करते हैं कि मुंह में तो कैंसर नहीं है, दांतों में तो नहीं है, गले में तो नहीं है, पेट में तो नहीं है। और नवंबर के महीने में हम सब औरतों का फ्री चेक सारे टेस्ट करते हैं। और अप्रैल के महीने में जो आदमी टेस्ट करवाने आते हैं उनका हम प्रोस्टेट फ्री में टेस्ट करते हैं। फॉर प्रोस्टेट कैंसर। फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो इस तरह हम करते हैं। उसके बाद जिन पे हमें डाउट होता है, और हमने देखा है कि रफली 10% लोगों पे हमें डाउट होता है, जिसमें से 6 को वाकई कैंसर होता है। तो आप उन्हें फिर हम फर्दर कहते हैं कि अब आप कैंसर के हॉस्पिटल जाके एडवांस टेस्ट करवा के कंफर्म करो कि ये कैंसर है या कुछ और है। और उन 6 में से भी पता चलता है कि 3 को कैंसर नहीं है, 3 को है। फिर उन लोगों को फिर हम हमारे 15 हॉस्पिटल में हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं और हम पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देते हैं और उनको टिप्स देते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के साथ वो कैसे फाइट करें और वो डिप्रेशन में न जाए, अपनी फियर से कैसे लड़ें
और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, ये हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। जिनके और उनके लिए उनको हम बताते हैं कि कहाँ से उनको फाइनेंशियल एड मिल सकती है, कहाँ उनको सस्ता रहना मिल सकता है। जो भी समाज में हमारे पास से रिसोर्सेज और सर्विसेज हैं, हम उनको उनका नॉलेज देते हैं ताकि वो उनका फ़ायदा उठा सकें। जैसे जिसका का ब्रेस्ट रिमूव हो गया, हम उनको इंडियन कैंसर सोसाइटी फ्री में 2 ब्रा प्रोस्थेसिस हर साल हर उस औरत को देती है जो दिल्ली एनसीआर के किसी भी हॉस्पिटल से आए। तो इस तरह उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है मरीज़ का। और हम उनको जब सलाह देते हैं तो उनकी ब्रेस्ट भी बच जाती है अवेयरनेस से। और उसके बाद हम उनकी रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, और वो हमारा प्रशांति नाम से चित्तरंजन पार्क में रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां हम कैंसर ख़त्म हो जाने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी जैसे रीकी, योगा, व्यायाम, श्वास क्रियाएं ये करवाते हैं। उनको गेम्स करवाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चे के कैंसर वाले बच्चों को गेम्स खिलाते हैं, उनके जो गुण हैं उनको निकालते हैं ताकि उनका ध्यान अपनी बीमारी से हटके अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगे। और फिर जब उन लेडीज़ को, ब्रेस्ट कैंसर की लेडीज़ आती हैं, हम उनको बुला के कहते चलो तुम फैशन शो करो, तो वो उसमें भूल जाती है कि मुझे कैंसर है। हाँ, तो उनको हम मेकअप करवाते हैं, हेयर स्टाइल करवाते हैं, म्यूज़िक के साथ रैंप वॉक करा के उनकी वीडियोस बनाते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और उस समय वो भूल जाते हैं कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ। तो इस तरह उनका ध्यान उनकी पॉजिटिविटी की तरफ दिखाओ। फिर उनसे बातें करते करते हम उनके गुणों की तरफ देख के उनको बताते हैं कि आप में ये गुण है, आप तो बहुत यूज़फुल हो अपने परिवार के लिए। और हम उनके केयर गिवर्स को भी काउंसिल करते हैं कि वो कैसे पेशेंट का ध्यान रखें और कैसे वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि केयर गिवर भी उतनी पेन से गुजरता है जितना कि मरीज़ गुजरता है। इस तरह से हम पूरी साइकिल करते हैं तो वापस वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए। ओके मैम, आपने बात की थी कि वुमेन को आप स्पेशल इमोशनल सपोर्ट देते हैं, इमोशनल काउंसलिंग करते हैं, तो अगर आप कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे की पॉइंट शेयर कर सकें ताकि वो लोग इससे बेनिफिट ले सकें जो अभी करेंटली ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, तो आप कुछ की पॉइंट हमारे साथ शेयर कीजिए। जब कैंसर का इलाज के दौरान में हम उनको सलाह देते ही हैं कि सर्जरी से क्या होता है, ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, उससे औरतों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, वहाँ एक स्कार पड़ जाता है, तो उससे उनको इमोशनली बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर उनकी रिलेशनशिप विद द स्पाउस में फ़र्क पड़ जाता है और उनको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ब्रा प्रोस्थेसिस पहनने से एक तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा हम उनको समझाते हैं कि जो उनको मेंटल ब्लॉक से, फिज़िकल ब्लॉक से, सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे डील करने, अपने स्पाउस के साथ खुल के बात करनी है और अपना माइंड ओपन रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो भी उस कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी बातें करे जो उसके स्पाउस को शायद बहुत अच्छी ना लगे, और हो सकता है उसका स्पाउस भी कुछ ऐसी बातें करे कि उसको अच्छी ना लगे। तो उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हर बात हमें अच्छी लगे, हर बात में मैं मेरे हस्बैंड को ठीक ही लगूं, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम उनको कहते हैं कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो, अगर वो वैसा फील करता है तो आप ये समझने की कोशिश करो। तो उसमें हम कहते हैं एक दूसरे को मेंटली प्रिपेयर करो सेक्स के लिए और थोड़ा टाइम दो। फिर जो गायनी इश्यूज़ आते हैं फिर हम उनको वो भी बताते हैं इनको कैसे डील करना है आफ्टर द ट्रीटमेंट इज़ ओवर, 6 महीने बाद, साल बाद, ड्राइनेस इन वजाइना, थोड़ी जलन हो जाती है, मेनोपॉजल सिम्टम जैसे कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, ऐसे हो जाता है, कभी घबराहट होती है, कभी कंपकंपी मचती है। तो हम बताते हैं कि ये थोड़ा नॉर्मल है, अपना थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करो, किसी गेम्स में लगाओ, तो ग्रेजुअली ये सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। टाइम लगता है मगर ये सारे सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। और फिर कॉग्निटिव इशू हो जाते हैं, जो उनका कंसंट्रेशन स्पैन है वो कम हो जाता है। जैसे वो पहले 2 घंटे लगातार काम कर सकती थी, अब शायद वो 1 घंटा या आधा घंटा कर सकती है। बट वो विथ टाइम वो, हाँ, तो हम उन्हें समझाते हैं ये टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। आप आज आपने 1 घंटा काम किया, अगले दिन 1 घंटा 10 मिनट करो, एक हफ्ते का वो, फिर 1 हफ्ते के बाद 1 घंटा 15 मिनट करो। ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करो, जल्दी जल्दी मत करो। आपको भूलने लगती हैं बातें तो आप डायरी में नोट करते जाओ, क्योंकि आपको पता है आप बातें भूल जाओगे। तो जब आप नोट करोगे तो आपको याद आ जाएगा। वर्किंग प्लेस पे उनके स्टाफ को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए कि उनको टाइम दें अपना काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए उनके ऊपर टाइम लिमिट ना थोपे, क्योंकि शायद वो टाइम ना कर सके। थोड़ी देर के लिए, साल 2 साल के वो मल्टीटास्किंग करने के लायक भी शायद ना रहे। जो औरतें घर में 4 काम, खाना भी बनाती हैं, बच्चा भी देखती हैं, हस्बैंड की चीज़ें भी इकट्ठी करके देती हैं, सास को भी, वो शायद न कर पाए। तो फैमिली का सपोर्ट अगर होगा तो धीरे धीरे वो वापस उस दौर में आ जाएगी। और जब वो कर पाए तो उसको इमोशनली आप उसको बूस्ट करो, एनकरेज करो, उसकी तारीफ़ करो, ताकि वो एक तरीका है। जैसे बच्चे को हम वाह वाह करते हैं तो बच्चा और पढ़ता है,
इसी तरह उस पेशेंट को भी जब जब वो अच्छा काम कर सके उसकी तारीफ करो तो वो और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेट दे, थोड़ा फैमिली का सपोर्ट दे के, थोड़ा हमारे जैसे वॉलंटियर से काउंसलिंग करवा के केयर गिवर, और वो वापस आ जाते हैं कॉग्निटिव इश्यूज। और लॉजिस्टिक इश्यूज़ को तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो कितनी दूर से आते हैं, बच्चे कहाँ छोड़ के आते हैं, तो उसमें भी हमें सजेशन देनी पड़ती है कि तुम बच्चा कहाँ छोड़ के आओगे, तुम्हारे पीछे बच्चा कौन देखेगा, तुम्हारी सास जो बेड पे पड़ी है उसका क्या होगा। तो वो उनके पर्सनल प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट की 11 स्कीम है, चैरिटी है, CSR फंडिंग है, और दिल्ली में कम से कम 40-45 NGOs हैं, उनमें से सारे तो नहीं, कम से कम 20 NGOs ऐसे हैं जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। तो जो जैसी फाइनेंशियल हेल्प जो हम कर सकते हैं हम करते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उनको बताते हैं वो संस्था ये हेल्प कर देगी, वो संस्था, तो एक दूसरे की हेल्प कॉम्पेंसेट करते हैं इस तरीके से। सो इंडियन कैंसर सोसाइटी में भी हम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल को। बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेशेंट पर ईयर, नॉट मोर देन। एंड आप जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी हमें दे रही हैं, वो अगर कोई इंडियन कैंसर सोसाइटी को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो वो उन्हें पूरा एक कंप्लीट पैकेज की तरह उन्हें हेल्प मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है। जहाँ जहाँ हमारे वॉलंटियर जाते हैं, जो जिस हॉस्पिटल में वहाँ का वॉलंटियर उनसे ट्रीट करते हैं। फाइनेंशियल एड हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो बहुत अर्ली स्टेज पे है, जिनके क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हाँ क्योंकि हमारे पास फंडिंग की कमी है तो इसलिए। और बाकी हाँ हम उनको प्राइम मिनिस्टर फंड है, हेल्थ मिनिस्टर्स फंड है, चीफ मिनिस्टर फंड है, तो उनके अच्छा, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ फंड्स स्पेसिफिकली फॉर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए रखे हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, कैंसर के लिए रखे, बिल्कुल कैंसर के लिए स्पेशल है, हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट्स फंड है। मैम उसके बारे में आप थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। उसमें ऐसा है कि देखो, वैसे तो गवर्नमेंट की 11 स्कीम्स हैं और वो सारी फैटल डिजीज़ की हैं, और कैंसर उनमें से एक है। ओके हैं तो वो सारी, जैसे हेल्थ मिनिस्टर स्कीम है तो दिल्ली के 13 हॉस्पिटल के पेशेंट पर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होना चाहिए उस स्कीम के लिए। तो दिल्ली के 13 हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए। उसके अंदर जो पेशेंट एलिजिबल है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है जो उसके अंदर लिखा है प्राइम मिनिस्टर फंड में, उसकी इतनी इनकम हो, उससे ज़्यादा ना हो, और कौन सा हो। कुछ कुछ कैंसर है जैसे स्किन कैंसर है, रेयर कैंसर है, उनके लिए पैसा नहीं मिलता। पर अभी रिसेंटली जो सार्कोमा के लिए गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में बात हुई है, तो अभी होप है शायद सार्कोमा के कुछ लोगों के पार्ट ऑफ सार्कोमा, सारे सार्कोमा के लिए नहीं, गवर्नमेंट शायद सोच रही है, तो होप है कि जल्दी मिलेगा। लेकिन सार्कोमा के लिए और रेयर डिजीज़ के लिए, रेयर कैंसर्स के लिए नहीं देते, स्किन कैंसर के लिए कोई नहीं देता गवर्नमेंट की स्कीम। इसी तरह जो दिल्ली की स्कीम है ना, दिल्ली आरोग्य कोष, उसमें भी 5 लाख तक पर हेड दिल्ली के सिटीज़न जिसकी इनकम 3 लाख साल से कम है, और दिल्ली का सिटीज़न फॉर मोर देन 3 years इन दिल्ली, तो उनको गवर्नमेंट में 5 लाख रुपए तक उनकी हेल्प करते हैं मेडिकल के उसमें। लेकिन उसमें भी दिल्ली के 46 हॉस्पिटल ही एम्पैनल्ड हैं। तो मतलब इस तरह सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अलग अलग इनकम लेवल की भी, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं। तो वो अलग अलग स्टेट्स की हमारे पास लिस्ट है जो हम बताते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे होने की हमारी अलग है, दिल्ली वालों की अलग है, बिहार जाओगे तो अलग है, यूपी वाले जाओगे अलग है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं फाइनेंशियल एड के लिए, जो शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं, हर हॉस्पिटल के लिए अंदर, अब हॉस्पिटल प्राइवेट वाले करें या ना करें, लेकिन ये कंपलसरी है कि उसके अंदर एक MSSO हो, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, MSSO, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर दिल्ली में। यूपी में उसे MSW कहते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर कहते हैं। अलग स्टेट में शायद कुछ और नाम होगा, मगर हर हॉस्पिटल के अंदर ये ऑफिस होना कंपलसरी है, जिनको ये पता होता है कि उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स जो है किस गवर्नमेंट स्कूल स्कीम में एम्पैनल्ड है। तो उनका वर्क है कि वो उन्हें बताएं कि वो बताएं इस यहाँ से बेनिफिट ले। तो जैसे हमारे जैसे NGO हमें नहीं पता हम इस हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ एम्पैनल्ड है, उनको पता है कि हमारा हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत लगेगा कि नहीं, दिल्ली आरोग्य कोष लगेगा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर लगेगा कि नहीं, अम्बेडकर की स्कीम लगेगी कि नहीं, हेल्थ मिनिस्टर स्कीम लगेगी कि नहीं, चीफ मिनिस्टर की लगेगी कि नहीं, बिहार के चीफ मिनिस्टर की यहाँ दिल्ली में लगेगी कि। कई स्टेट्स ऐसे हैं, बिहार के हों या जैसे कई हों, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन स्टेट्स के अगर हैं उनके पास कार्ड होता है, वो दिल्ली में भी इलाज कराएंगे तो बिहार के चीफ मिनिस्टर के फंड से फंडिंग ले सकते हैं अगर वहाँ स्कीम है तो कुछ स्टेट्स ने ऐसी भी स्कीम रखी है कि वो स्टेट वो कहीं भी इलाज कराए देते हैं, कुछ स्टेट हैं कि उन्हीं स्टेट में कराओ तो कराते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन MSSO देते हैं,
उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यूपी में उनको MSW कहते हैं, बॉम्बे में शायद कुछ और कहते हो, या राजस्थान में कुछ और कहते हो, एंड लेकिन दिल्ली में क्या है इसका नाम? MSSO, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर। ओके, मेडिकल सोशल सर्विस हाँ। ऑफिसर। नंबर 2, हर हॉस्पिटल के अंदर एक नोडल ऑफिसर होता है। नोडल ऑफिसर। हाँ, नोडल ऑफिसर को ये पता होता है कि हर हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं, कितने खाली हैं, किसको जगह मिल सकती, किसको नहीं। और आपको शायद पता होगा, गवर्नमेंट का एक कानून है कि जिस भी हॉस्पिटल को सब्सिडाइज रेट पे ज़मीन दी है गवर्नमेंट ने, तो इस शर्त पे दी है कि वो 10% इंडोर पेशेंट और 25% आउटडोर पेशेंट को फ्री ट्रीट करेंगे जो इकोनॉमिकली वीक करें। ओके, मगर ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं पता है ही ये नहीं है। बात, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप गवर्नमेंट में आपको पता कैसे करोगे कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड खाली है कि नहीं है? ये हमें नहीं पता। और ये जो बाहर के 25% में मेरा नंबर, वो कहते हैं हमारे हो गए 25%। अब आप कहाँ से कंफर्म करोगे? ये सब बातें नोडल ऑफिसर को पता है। तो ये हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर होता है, और अगर आप नोट करोगे तो मे आई हेल्प डेस्क या उसके आसपास दीवार पे नोडल ऑफिसर का नाम और फ़ोन नंबर लिखा होता है। अगर आप ध्यान से जाके देखो तो। हाँ, अब कोई न लिखे, प्रैक्टिकली बहुत सी बातें नहीं होती, ऑन पेपर्स होती हैं। अब इसमें दिल्ली के अंदर एक NGO है जिसका नाम है चैरिटी बेड्स। चैरिटी बेड्स। हाँ, और उनका यही काम है, वो हर रोज़ हर हॉस्पिटल का पता करते हैं। उन्होंने लिस्ट बना रखी कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो इस स्कीम में हैं, जिनको सब्सिडाइज ज़मीन नहीं मिली, उन पर ये रूल लागू नहीं होता। प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको सब्सिडाइज ज़मीन मिली उन। अब ये रूल तो सारे भारत के लिए होना चाहिए, लेकिन ये एग्जीक्यूट सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। अब बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं मालूम। सो मैम, आप एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, आपकी अपनी एक जर्नी रही है, आपके अपने कॉम्प्लिकेशन चैलेंजेस रहे हैं, तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, और ये भी बताइए कि आपने कैसे उन सब से डील करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप वापस आए और इस तरीके से आप कैंसर के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास तो ब्रेस्ट कैंसर होने के सारी संभावनाएं थी। बहुत देर से शादी होना, मेरी शादी हुई 42 साल की उम्र में, 42 से भी ऊपर, और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं कंसीव कर जाऊं, जिसके लिए मैंने हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया, और ईस्ट्रोजन इज़ द बेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर, और उस ईस्ट्रोजन ही दिया जाता था। फिर जब बहुत देर हो गई तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपने कंसीव नहीं किया तो ये सारे हार्मोन्स ब्रेस्ट कैंसर दे सकते हैं, और वही बाद में हुआ। जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो मुझे लगा कि कैंसर का मतलब तो मौत ही है, तो मैंने उसको इग्नोर किया, 3 साल तक बताया नहीं। जब हालात बिगड़ गए तब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तब डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन जब ऊपर वाला बचाता है तो ठीक हो जाता है। और मैंने अपने परिवार के प्रेशर में आके, डॉक्टर के समझाने में आके इलाज करवाना शुरू किया, ना चाहते हुए भी। लेकिन उस दौरान मेरा जीवन का नज़रिया बहुत बदला। जब मैंने दूसरों को देखा कि मुझे तो सिर्फ कैंसर है और उसी का कष्ट है, दूसरों को तो और भी कष्ट है। किसी को पैसे का कष्ट है, किसी के परिवार में प्रॉब्लम है, किसी के परिवार वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम कैंसर के मरीज़ को घर में रखें। कई लोग कहते हैं छूत की बीमारी है, कई अपनी वाइफ को छोड़ भी दे रहे हैं। अच्छा, कईयों के बच्चे छोटे हैं और मैं सोचती अगर ये मर गई तो इसके बच्चों का क्या होगा। तो बहुत प्रॉब्लम, कई बड़ी दूर दूर से आते हैं, उनको आने जाने की दिक्कत है, दिल्ली में रहते हैं तो रहने की दिक्कत है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरा ध्यान अपनी तकलीफ़ से हट के उनमें चला गया, और मुझे लगा कि मैं इनके लिए क्या करूं। उस समय मैंने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं सोचती उसी ने मुझे ज़िंदा रखा, क्योंकि मेरे परिवार का ससुराल और मायके दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, हर तरीके से। और मेरा अपना विल पावर भी था, मैं भी बहुत फाइटिंग स्पिरिट की हूँ, राइज लाइक ए फेनिक्स आउट ऑफ एशेस, कि कितने भी नीचे गिर जाओ फिर उठो। तो सारी चीज़ों ने मिलकर मुझे ठीक कर दिया, और डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। और फिर मैंने सोचा मैं दूसरों के लिए मदद करूँगी। फिर 2003 में मुझे मौका मिला, और वो इसलिए मिला कि इलाज ख़त्म होने के बाद मेरे अपने बहुत सवाल थे, उनके जवाब मुझे ढूंढने थे। उनको ढूंढते ढूंढते मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी तक पहुँच गई। जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं हफ्ते में 2 दिन हॉस्पिटल जाके मरीज़ों को समझाऊंगी, करूंगी, तो बस बात इतना ही है। और मैंने घबरा के नौकरी भी छोड़ दी और पेंशन ले ली। पर हुआ ये कि मुझे लगा कि ये तो बहुत प्रॉब्लम है।
फिर मैंने जगह जगह ढूंढ के खुद जाके लेग वर्क करके बहुत टाइम डिवोट करके गूगल करके डॉक्टर से मिलके रिसोर्स डायरेक्टरी लिखनी शुरू की कि लोगों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी, कंप्रेशन गारमेंट, उनके विग्स कहाँ से मिलेंगे, उनकी लिम्फोडिमा कैसे ठीक हो, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहाँ से मिलेंगी, ब्रा प्रोस्थेसिस कहाँ से मिलेंगी, रहने की जगह कहाँ होगी उनके पास, खाने की जगह कहाँ होगी, उनके जाने के बाद बच्चों को कौन देखेगा, उनको समाज के अंदर गवर्नमेंट क्या दे सकती है, समाज क्या दे सकता है। तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसोर्स डायरेक्टरी बनाई, तभी मुझे डायरेक्टर रिसोर्सेज बनाया गया। और इस तरह जितना तक हो सके मैंने मदद की। फिर नोवार्टिस ने मुझे एक चांस दिया कि मैं मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर पे सर्वे करूं, जिसने मेरे लिए एक और दरवाज़ा खोला कि मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर को भी समझूं, उनकी समस्याएं समझूं। तो मैंने उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक बुकलेट लिखी, जिसमें मैंने कंपाइल किया कि मेटास्टैटिक कैसे हो जाता है और अलग अलग मेटास्टैटिक के अलग अलग सिम्टम्स क्या हैं, ताकि मरीज उसको शुरू में पकड़ सके कि अब मेरा मेटास्टैटिक शुरू हो गया, मुझे यहीं पकड़ लेना है। मैम ये मेटास्टैटिक क्या है, एक बार आप वो भी बताइए हमें। मेटास्टैटिक का मतलब है कैंसर अपनी जो पहली जगह है वहाँ से चल के दूसरे अंगों में चला जाए। जैसे अगर पहले ब्रेस्ट में था, फिर लिवर में चला गया, यूट्रस में चला गया, लंग्स में चला गया, तो हम कहते हैं ये मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है। अगर उसको पहले वो कैंसर लंग्स में होता, फिर लंग्स से वो लिवर में जाता, हम कहते हैं मेटास्टैटिक लंग कैंसर है। तो जो सोर्स है उसके हाँ, जो पहला सोर्स है जहाँ से कैंसर स्टार्ट हो, हम उसका नाम लेते हैं। तो डॉक्टर्स इलाज भी उसी के हिसाब से करते हैं। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अलग तरीके से है, मेटास्टैटिक लंग कैंसर अलग है, मेटास्टैटिक दूसरों का भी, हर एक का मेटास्टैटिक अपना अपना है। तो मैंने मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर पे फिर बहुत काम किया और बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया, बहुत से डॉक्टर से सीखा, बहुत से वेबिनार अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए, उनके नोट्स बनाए। वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत से लोगों में अनजाने में ही मेरा नाम हो गया। और फिर इंटरनेशनल एडवांस ब्रेस्ट कैंसर एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग थाईलैंड में हुई, जहाँ इंडिया की तरफ से मुझे भेजा गया और वहाँ कोई 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और किसी तरह आप इंडिया को रिप्रेजेंट, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और किसी तरह उनको मेरी बात शायद बहुत पसंद आ गई। तो वहाँ से मॉस्को वालों ने कहा कि जब भी हम करेंगे तो इंडिया से आप ही को बुलाएंगे। फिर मॉस्को में पहले फिजिकल, फिर जूम पे जब भी उनका इवेंट होता है वो मुझे इनवाइट करते हैं और मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैंने ना सिर्फ मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंडिया में क्या होता है, कैसे होता है बताया, बल्कि इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की पब्लिक और हॉस्पिटल और यहाँ का सिस्टम कैसे फाइट करता है कैंसर से, मैंने उसके बारे में भी वहाँ पर चर्चा की। और मैं ग्लोबल एबीसी अलायंस, एबीसी मतलब एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के ग्रुप की भी मेंबर हूँ, जहाँ वर्ल्ड की 200 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया में से भी 6-7 मेंबर्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और उनकी भी जब कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल या इंटरनेशनल, और नेशनल में भी जहाँ भी कोई होता है तो अक्सर ब्रेस्ट कैंसर के लिए कहीं भी कुछ होता है, वर्कशॉप हो या सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो मुझे इन्वाइट करते हैं, तो मैं बुलाती हूँ। इस तरह जो कहते हैं ना कि हालात बनते चले गए और मेरा कारवां भी आगे बढ़ता चला गया। तो ईश्वर ने भी रास्ते दिखाए और जैसे जैसे समस्या आई मैंने उनके हल ढूंढने की कोशिश की और ईश्वर ने और लोगों ने, इंडियन कैंसर सोसाइटी ने सपोर्ट करके, और मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मैं इतना टाइम डिवोट कर सकती हूँ। और सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, जो मुझे कभी किसी बात से नहीं रोकते, मैं कुछ भी करूँ, क्या भी करूँ। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। मैम आपकी इस जर्नी से एक बहुत बड़ा की टेक अवे है कि आपकी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशन आए ब्रेस्ट कैंसर के कारण, बच्चा ना हो पाने के कारण का अपना एक अलग दुख, पर वो सबको झेलते हुए आपने अपने लिए एक नया रास्ता बना लिया। तो इर्रिस्पेक्टिव आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो, आप अगर थोड़े भी कॉन्शियसली चीज़ों को देखें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। जैसे आप अभी तक कर रही हो, यू आर ऑलमोस्ट 76 ईयर्स ओल्ड एंड आपको इतना रिच एक्सपीरियंस हो गया है कैंसर का, देखिए इतनी वुमेन को हेल्प कर, बचपन से जो है ना एजुकेशन से फ़र्क पड़ता है। मेरी माँ ये कहती थी, बहाने मत ढूंढो काम ना करने के, रास्ते ढूंढो काम करने के। ये मत कहो मुझे तो ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कर सकती, वो है, ये एक्सक्यूजेज हैं। आप रास्ते ढूंढो कि वो काम कैसे। एक तो इसने मुझे बहुत बनाया कि मुझे फाइट करना है हर प्रॉब्लम से। नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, राइज आउट ऑफ एशेज लाइक ए फिनिक्स, ये लाइन मुझे हमेशा बहुत पसंद है। और आजकल तो लोग कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आजकल तो ये जुमला बहुत चलता है कि ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है।
बहुत अच्छा आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है आज। हमने बहुत कुछ सीखा है इस पूरी कॉन्वर्सेशन Thank से, you. एंड आई कैन वाउच फॉर दैट कि आपने में एक बहुत ही अलग ही एनर्जी है थैंक जो यू, मैंने थैंक यू सो मच। जनरली इस एज ग्रुप में बहुत कम देखने को हाँ, मिलती है, बट ये- आपका जो एक्सपीरियंस है वो दिखता है हमें। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये सोच के मत चलो मुझे मरना है जो दुनिया में आया एक दिन तो मरना है, आज नहीं तो कल, किसी भी हालात में। अगर भगवान ने कैंसर से लिखा है तो कैंसर से ही जाएंगे, पर जब तक हम जिंदा, हम रोज़ ये सोच सोच के तो नहीं रोते कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे। अब जैसे मेरी इतनी एज है और कितना जीऊँगी, तो मैं सोचूं कि मेरी एज हो गई हो तो मैं मरने वाली हूँ, तो ये तो कोई वजह नहीं है। तो अगर हम ये सोच के चलें कि नहीं हम जिंदा रहेंगे, हम सब कुछ करेंगे, तो कम से कम जब मरने से दम तक हम तब तक तो खुश रहेंगे, तब तक तो खुशी से जी लो। अच्छा, फिर हम ऐसे रहेंगे तो हम सारे परिवार का माहौल भी गंदा करेंगे। सारा परिवार, अगर हम रोते रहेंगे तो परिवार वाले नहीं हंस सकते। जैसे कि एक बहुत फेमस डायलॉग भी है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हाँ, ज़िंदगी बड़ी। और मैं समझती हूँ भगवान का जितना शुक्रिया करूँ कम है। मुझे भगवान ने हर चीज़ में, चाहे मैंने वो अपनी तरफ से सोच के काम नहीं किया हो, मुझे हमेशा बहुत अच्छा फल मिला। मैम आपने मेहनत की है, मेहनत दी, बहुत, और इसके लिए। मैं है कि मैंने गलत बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो परिवार में हो चाहे वो बाहर हो। और इस चीज़ में ऊपर वाले मेरी बड़ी हेल्प करी कि मैंने जो भी किया शायद सोच के नहीं किया। जैसे मैंने अपने हस्बैंड से फ्रेंडशिप ये सोच के नहीं की कि शादी करूँगी, लेकिन वो हो गई। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई हस्बैंड इतने अच्छे हो सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने सिखाया कि इतने अच्छे हस्बैंड, और ये मुझे मेरे मरीज़ों के हस्बैंड ने भी सिखाया। और मेरे पास इतनी स्टोरीज है अच्छे हस्बैंड्स की कि अगर मैं बताऊं तो आपकी पूरी बुक बन जाए। और मैंने इतने लोगों के बारे में, और मैं उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, कई उनमें से मरीज़ गुजर भी गए, कई हैं, तो मैं उनके हस्बैंड से सुनती हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, और कईयों ने तो कुर्बानियाँ करी। हाँ, ये तो है, ये तो एक पेशेंट हमारी ऐसी थी, उसकी अरेंज मैरिज, शादी की बात चल रही थी, लड़की पसंद आ गई, तभी पता चला लड़की को मेटास्टेटिक कैंसर है, उसको मेटास्टेटिक लंग कैंसर था। तो उसको कैंसर हुआ, तो उस लड़के ने बोला जब अब तक हाँ थी तो अब मैं कैंसर सुन के मना नहीं करूँगा। हालांकि कोई लव मैरिज नहीं थी, और उसको ये भी पता था ये लड़की जिएगी नहीं। और उस लड़के का जवाब क्या था, और कोई लड़का होता है कॉमन, वो शायद मना कर देता। और कईयों को हमने मैरिज के बाद छोड़ते देखा है, उसके तो अभी बात ही चल रही थी। उस लड़के ने कहा नहीं, जब मेरी बात चल गई तब तक हाँ हो गई, अब मैं रुकूंगा नहीं, और अब मैं जल्दी शादी करूंगा, अब वेट नहीं करूंगा कि एंगेजमेंट करो, ये करो वो करो, क्योंकि पता नहीं इसकी कितनी ज़िंदगी है, तो मैं उसको तब तक खुशी देना चाहता हूँ। और उसने 15-20 दिन में उससे शादी कर ली। शादी के बाद वो 10 महीने उसके साथ जिए, और उसने उसकी इतनी सेवा की, इतना प्यार दिया, वो लड़की इतनी खुश रही। वैसे शायद वो 1 महीने में मर जाती, उसके साथ वो 10 महीने जी, और वो 10 महीने उसने खुशियों से भर दिए। उसके जाने के बाद अब उसने शादी की, अब उसका 2 साल का बेटा है, और मैं उसको सल्यूट करती हूँ। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास जहाँ पर मैंने ये देखा है कि आदमी भी इंसान है। हम लड़कियों के दिमाग ये वहम आ जाता है, सब आदमी छोड़ देते हैं। उनकी कहानियाँ छपती हैं जो रेप करते हैं, उनकी न्यूज़ आती है जो लोग मर्डर करते हैं, उनकी न्यूज़ नहीं आती जो औरत के लिए कुर्बानियाँ करते हैं। मैं सोचती हूँ वो भी न्यूज़ दिखाओ, ताकि और आदमी भी मोटिवेटें, और औरतें भी ये सोचें कि आदमी भी उतने इंसान हैं, उतने इमोशनल है जितने हम हैं, उनको भी उतना इमोशनल दर्द होता है जितना हमको होता है। हम ये सोचते हैं क्योंकि आदमी रोते नहीं, हम सोचते हैं उनको तो फीलिंग्स नहीं है। राइट, ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ मैम कि भले ये प्लेटफॉर्म वुमेन को डेडिकेटेड है, वुमेन के अचीवमेंट्स को डेडिकेटेड है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि वुमेन के अचीवमेंट के पीछे भी उनके फादर, उनके हस्बैंड, उनके बॉयफ्रेंड, उनके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ है। एंड मेरी इस जर्नी में भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे मेल फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की। तो ऑब्वियसली ये तो एक हमेशा से है ही कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप अगर एक अच्छे इंसान हैं तो एक दूसरों को बिल्कुल सपोर्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, हमें फिर फेमिनिज्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। बस एक लास्ट चीज़ मैं आपसे, एक मैसेज या कोई एडवाइस आप देना चाहें ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को, सर्वाइवर को। मैं ये कहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है, उसके बाद सारी आशाएं हैं। ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, इसलिए पूरे हौसले हिम्मत से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से आपको आगे है। वो कहते हैं ना, मनोबल को तनोबल से ऊंचा उठा के देख, तो सब कुछ कर सकता है, ज़रा आजमा के देख। बहुत खूब मैम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद हर कहानी। आपने अपना टाइम दिया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी लेके जा रही हूँ मैं, थैंक यू। मैं और इस पे अच्छे से वर्क करूँ, और भी ऐसी वुमेन को मैं सामने लेकर आऊँ। इस वीडियो में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मिक्सचर है।
इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक एक्सपर्ट, ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट, एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप में कोई भी सिम्टम्स है तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट करा के कंफर्मेशन ले लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, स्पेशली वुमेन के साथ, और अवेयरनेस बढ़ाएं और कैंसर जैसे होने वाली बीमारी से अपनों को खोने से बचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।